गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज लाइफ साइंस चैप्टर 5 एनवायरनमेंट, इट्स रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, पर्यावरण, इसके संसाधन और उनके संरक्षण, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन, वातावरणीय प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमने कुछ स्लाइड्स में पिक्चर डाले हैं। पहला पिक्चर है एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण का, दूसरा है सॉइल पॉल्यूशन या मिट्टी प्रदूषण का, तीसरा है वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण का, चौथा है नॉइज़ पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण का। मिट्टी, जल और वायु ये हमारी प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि सभी सजीव जीवन यापन के लिए निर्जीव अवयव वातावरण में वायु, जल और मिट्टी पर निर्भर करते हैं। इन प्राकृतिक संपदा को प्रदूषित होने से बचाना, नष्ट होने से बचाना, इनका उचित ढंग से उपयोग करना और इनको संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ थोड़ा समझ लें, आगे डिटेल में समझेंगे। पहला पिक है एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण का। मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा वायु को प्रदूषित कर रहा है, जैसे यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म के दहन से निकलने वाला धुआं और सड़े गले कचड़ों से निकलने वाले सरांध से हानिकारक गैसें जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर रही है, यानी वायु के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण सजीवों पर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वायु से सभी सजीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उस समय में प्रदूषित वायु से हानिकारक गैसें भी सजीव के शरीर में प्रवेश करती है और जिससे जीव जंतुओं और सजीवों में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर। इसके अलावा वायु में हानिकारक गैसों का मिलना विभिन्न स्रोतों से। हानिकारक गैसें कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हानिकारक गैसें जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर रही है, इन हानिकारक गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस थोड़ी मात्रा में पृथ्वी का तापमान बनाकर रखती है, किंतु अधिक मात्रा में ये ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के ऊपर एक चादर या शील्ड का निर्माण कर देती है, जो सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर आने तो देती है, किंतु पृथ्वी से वापस जाने नहीं देती। सौर ऊर्जा 100% अगर पृथ्वी पर आती है तो सिर्फ 20% ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन के लिए ज़रूरी है। शेष 80% ऊर्जा पृथ्वी के समतल सतह से टकराकर सौर ऊर्जा जब वापस जाने लगती है तो ये ग्रीन हाउस चादर जो पृथ्वी की सतह पर शील्ड या चादर का निर्माण करती है, ये लौटती हुई सौर ऊर्जा को वापस जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मायन कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। भविष्य में ऐसा रहा तो समुद्र के किनारे के शहर जलमग्न हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस वायु में जलवाष्प के साथ क्रिया करते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी की सतह पर आते हैं, जिसे अम्लीय बारिश या एसिड रेन कहते हैं। इस एसिड रेन के द्वारा मिट्टी भी अम्लीय हो जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, पेड़ पौधे मर जाते हैं, नदी का जल अम्लीय हो जाता है, नदी प्रदूषित हो जाता है, नदी में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं। प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाने से नदी में शैवाल जाति के पौधे उग जाते हैं, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। एल्गल ब्लूम होने के बाद वीड्स जैसे एक जलकुंभी का पौधा, वाटर हाइसिंथ जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये तेज़ी से जलीय स्रोतों में उगने लगता है, जिससे जलीय स्रोतों में जल की कमी हो जाती है और धीरे धीरे तालाब, झील
दलदली भूमि में परिणत हो जाते हैं और सूखने लगते हैं और कालांतर में बंजर भूमि में परिणत हो जाते हैं। इस एसिड रेन का प्रभाव हमारी ऐतिहासिक इमारतों पर पड़ता है। ऐतिहासिक इमारतें भी नष्ट हो रही है और सजीवों में इसके कारण बहुत सारी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद हम लोग देख लें, ये सॉइल प्रदूषण है। सॉइल भी हमारी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। मिट्टी है क्या? पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसमें वनस्पति उगाने की क्षमता है। पेड़ पौधे पर सारा जीवन निर्भर करते हैं क्योंकि पेड़ पौधे सभी सजीव के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। सभी सजीव पेड़ पौधे पर भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं और मिट्टी में ही पेड़ पौधे उगाने की क्षमता है। मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है मनुष्य की गतिविधियों के कारण। मिट्टी प्रदूषित हो रही है कूड़ा कचरा को मिट्टी में जमा करने से। कूड़ा कचरा कल कारखानों का, डोमेस्टिक वेस्ट, घर का कूड़ा कचरा, म्यूनिसिपल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट यानी चिकित्सीय उत्सर्जी पदार्थ सब एक जगह जमा किए जा रहे हैं, जिससे मिट्टी में बहुत तरह के जीवाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं जन्म लेते हैं, जिससे फलों और अनाजों को भी नुकसान होता है। और सजीव में बहुत तरह के जंतुओं में बहुत तरह की बीमारियां होती है, कॉलेरा, टाइफाइड। और मिट्टी प्रदूषित हो रही है अम्लीय बारिश के कारण भी। मिट्टी अम्लीय हो जाती है, बंजर हो जाती है, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। मिट्टी हमारी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। मिट्टी बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस, और मिट्टी बनती है चट्टानों के टूटने फूटने से, जिसे वेदरिंग कहते हैं। और पेड़ पौधे मिट्टी को अपने जड़ों की सहायता से पकड़ कर रखते हैं। अगर पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई होती रही तो आसानी से पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, जिसमें वनस्पति उगाने की क्षमता होती है, नदी और वायु के साथ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं या मृदा अपरदन कहते हैं। तो हमें इस प्राकृतिक संपदा को भी प्रदूषित होने से बचाना है, संरक्षित करना है। तीसरा पिक्चर है वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण का। पृथ्वी पर 79% भाग है जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। इस 79% जल का 93% जो पानी है वो समुद्र के जल में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। ये पानी नमकीन होती है जिसे सजीव उपयोग में नहीं ला सकते हैं। और बचा 7% पानी फ्रेश वाटर, उसमें से भी 4.1% पानी रहता है अंडरग्राउंड या भूगर्भीय जल स्रोत के रूप में। 2.1% पानी जो है हिमनद के रूप में या ग्लेशियर के रूप में रहता है। और पीने का पानी जो फ्रेश वाटर है अवेलेबल फॉर्म में, जिसे हम यूज़ करते हैं नदी में, झील में, तालाब में, वो उसका प्रतिशत है 0.052%, यानी पीने का पानी बहुत कम है। तो हमें इस प्राकृतिक संपदा को भी संरक्षित करना है, प्रदूषित होने से बचाना है। मानवीय गतिविधियों के कारण जल के भी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। ये जल प्रदूषित बहुत कारणों से हो रहा है। कल कारखाने नदी के किनारे हैं जो अपने अवशिष्ट पदार्थ को सीधे जल के स्रोत में डाल देते हैं। डोमेस्टिक सेवेज, घर का कचरा, म्यूनिसिपल सेवेज, म्यूनिसिपल का कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट, सारे उत्सर्जित पदार्थ को सीधे जलाशय में मुक्त कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। और जनसंख्या बढ़ने के कारण जल का उपयोग बढ़ रहा है और जल प्रदूषित होने के कारण जल की कमी हो रही है और पीने का पानी ऐसे भी कम है। तो हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना है, इसे संरक्षित करना है। चौथा पिक्चर है नॉइज पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण या साउंड पॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? जब ध्वनि की सीमा कान के सुनने की सीमा से अधिक हो जाती है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण या साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन का विभिन्न स्रोत दिखाया गया है। कार का हॉर्न, लाउड स्पीकर की आवाज़, माइक्रोफोन की आवाज़, गिटार की आवाज़, डीजे बैंड बाजा की आवाज़, तेज़ साउंड में रेडियो और टीवी को सुनना, ये सब ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सभी सजीवों पर पड़ता है। मनुष्य में इसके कारण इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट बीट
हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बहरापन होता है। दुर्घटना का कारण भी बनता है नॉइज़ पॉल्यूशन, क्योंकि सही ढंग से निर्देश सुनाई नहीं देता तेज आवाज़ में। और जीव जंतु पर भी नॉइज़ पॉल्यूशन का काफ़ी बुरा असर पड़ता है, उनमें प्रजनन की क्षमता भी कम हो जाती है। तो अब ये सब प्रदूषण को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम लोग समझ लें पॉल्यूशन या प्रदूषण किसे कहते हैं। तो वातावरण में प्राकृतिक संपदा हमारी है मिट्टी, जल और वायु, जिसे हम लोग एबायोटिक, नॉन लिविंग या अजैविक अवयव भी कहते हैं। और वातावरण में रहने वाले सजीव, जैविक या लिविंग कंपोनेंट कार्य करने के लिए इन अजैविक कंपोनेंट पर, निर्जीव अवयव पर निर्भर करते हैं और अपने जैविक क्रिया के संचालन के लिए आवश्यक पदार्थ लेते हैं जल और मिट्टी और वायु से। तो अभी ये प्राकृतिक संपदा जल, मिट्टी और वायु मानवीय गतिविधियों के द्वारा प्रदूषित हो रही है। जल, मिट्टी और वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में इस तरह से अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है कि ये इनका उपयोग सजीवों पर बुरा प्रभाव डालता है, जिसे पॉल्यूशन या प्रदूषण कहते हैं। जिस हानिकारक पदार्थ से जल, मिट्टी और वायु प्रदूषित होती है, ऐसे हानिकारक पदार्थ को पॉल्यूटेंट या प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक पदार्थ क्या हैं? तो जो प्रदूषक पदार्थ वातावरण में स्वतः नष्ट हो जाते हैं अपघटक या डिकम्पोजर के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया, फंगस या कवक, ऐसे पदार्थ को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे फल या सब्जी का छिलका या सजीवों के शरीर से निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ या मृत शरीर, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। अपघटक या डिकम्पोजर सजीवों के शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक पदार्थों में बदल देता है और उन्हें वातावरण में मुक्त करता है, जिससे जैव भू रासायनिक चक्र या बायोजियोकेमिकल साइकिल सुचारू रूप से चलता है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कुछ हानिकारक पदार्थ हैं जो वातावरण में नष्ट नहीं होते हैं अपघटक के द्वारा, बल्कि ये प्रदूषक पदार्थ की मात्रा हर एक खाद्य स्तर पर बढ़ती जाती है। हर खाद्य स्तर में जितने भी जीव हैं सबों में इनका मात्रा बढ़ता जाता है, जिसे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे रासायनिक कीटनाशक DDT, फिनाइल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उदाहरण है। ये वातावरण में नष्ट नहीं होते, किंतु इनका परिमाण खाद्य स्तर में हर जीवों में क्रमशः बढ़ता चला जाता है और बाद में एक नई बीमारी का जन्म होता है। नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संपदा क्या है? तो जल, वायु और मिट्टी, जिससे सभी सजीवों को जैविक क्रिया के संचालन के लिए आवश्यक पदार्थ मिलता है, ये हमारी प्राकृतिक संपदा है और प्राकृतिक संपदा को हमें संरक्षित रखना है। तो हम लोग एक एक करके अब प्रदूषण के बारे में सीख लें, उसका हानिकारक के प्रभाव क्या है सजीवों पर। पहला प्रदूषण है एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। वायु क्या है? एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैसों का मिश्रण। वायु में बहुत तरह की गैसें हैं। ऑक्सीजन है 20 से 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04%, नाइट्रोजन है 77 से 78%। इसके अलावा जलवाष्प और अक्रिय गैस या इनर्ट गैसेस भी वायु में पाए जाते हैं। किंतु वायु अभी प्रदूषित हो रही है। किसे कहते हैं वायु प्रदूषण? मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायु के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन, जो सजीव के लिए हानिकारक हो गए हैं और इनके उपयोग से सजीवों में बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसे हम एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ को एयर पॉल्यूटेंट या वायु प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। वायु प्रदूषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक या प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट।
प्राथमिक प्रदूषक पदार्थ वायु में कहाँ से आते हैं? कल कारखानों के धुआं से, यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाला धुआं, फॉसिल या जीवाश्म दहन से निकलने वाला धुआं, कूड़ा कचरा एक जगह जमा करने से उसके सड़ांत से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हानिकारक गैसें वायु में मिल जाती है जो वायु को प्रदूषित करती है, और इन हानिकारक गैसों को प्राथमिक प्रदूषक पदार्थ या ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और दूसरा है वायु प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या द्वितीयक प्रदूषक। इन्हें एरोसोल भी कहा जाता है, या दृश्य पदार्थ कण या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल या एसपीएम भी कहा जाता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का उदाहरण देख लें, धूलकण, सीसा यानी लेड, इसका सिंबल है पीबी, पारा, मरकरी, संकेत एचजी। ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो हैं वायु में, द्वितीय प्रदूषक जो पदार्थ हैं, ये वायु में कण के रूप में तैरते रहते हैं, जिन्हें एरोसोल भी कहते हैं। और कण के रूप में तैरते रहने के कारण सेकेंडरी प्रदूषक पदार्थ को दृश्य पदार्थ कण, एसपीएम या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। एरोसोल या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वायु में कहाँ से आते हैं? धूलकण से, फूल के परागकण से, ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न राख से, मृत जंतु के जलाने से उत्पन्न राख से, रेडियोधर्मी पदार्थ और कीटनाशक रसायन से, और कभी कभी प्राथमिक प्रदूषक पदार्थ जो वायु में हैं वो आपस में रासायनिक क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक पदार्थ बनाते हैं वायुमंडल में, और ये भी वायु को प्रदूषित करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण के कारण। पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब अनियंत्रित जंगलों की कटाई, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। किंतु अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। यह हानिकारक गैस है, साथ में ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी के ऊपर एक परत बना देती है, जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है किंतु उसे वापस लौटने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मायन कहते हैं। दूसरा कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम लोग प्राथमिक प्रदूषक भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हानिकारक गैसें हैं जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैसें वायु में आ कहाँ से रही है? ज्वालामुखी के फटने से, जीवाश्म के दहन से, कल कारखानों से निकलने वाले धुआं से, यातायात के साधनों से निकलने वाले धुआं से, और कूड़ा कचरा का ढेर जिससे निकलने वाले सड़ान, जिसमें हानिकारक गैसें होती है, जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर रही है। और ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के ऊपर एक परत या चादर का निर्माण करती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, सूर्य के सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर आने तो देती है किंतु उसे वापस लौटने नहीं देती। 20% सौर ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। 100% अगर सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती है तो सिर्फ 20% पृथ्वी के सतह पर रहती है, और बाकी 80% ऊर्जा जो है समतल सतह से टकराकर वापस लौटने लगती है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के ऊपर जो चादर बना रही है, इन लौटते हुए सौर ऊर्जाओं को वापस लौटने नहीं देती और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तीसरा प्रदूषक है द्वितीयक प्रदूषक, जिसे एरोसोल कहते हैं, या दृश्य पदार्थ कण, एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जैसे धूलकण, सीसा यानी लेड, पीबी, पारा, मरकरी, एचजी, परागकण, फूलों से, जीवाश्म दहन से निकलने वाला राख, ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाला राख, मृत सजीवों के शरीर के दहन से निकलने वाला राख, रेडियोधर्मी पदार्थ, कीटनाशक रसायन
और कुछ प्राथमिक प्रदूषक जो हैं वायुमंडल में आपस में क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं। तो इस तरह से मानवीय गतिविधियों के द्वारा वायु प्रदूषित हो रहा है। और उस प्रदूषित वायु का सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का प्रभाव, वो भी हम लोग समझ लें। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की अनियंत्रित कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। यह हानिकारक गैस या ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के ऊपर चादर बना रही है, शील्ड बना रही है, जो सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर आने तो देती है किंतु वापस जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मायन कहते हैं। दूसरा हानिकारक प्रभाव है वैश्विक उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब विभिन्न गैसें वायु में विभिन्न स्रोतों से आ रही है। ज्वालामुखी के फटने से, जीवाश्म दहन से, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं से, यातायात के साधन से निकलने वाले धुओं से, और वायु को प्रदूषित कर रही है। इन हानिकारक गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। थोड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी का तापमान बनाकर रखती है, किंतु अधिक मात्रा में ये पृथ्वी के चारों तरफ एक शील्ड या चादर बना देती है, जो सौर विकिरण ऊर्जा को पृथ्वी पर आने तो देती है किंतु लौटने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान के बढ़ने से पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, कहीं पर तापमान बहुत अधिक, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर या हिमनद पिघल रहा है, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है, और अगर ऐसा होता रहा तो समुद्र के किनारे का शहर भविष्य में जलमग्न हो जाएगा। तीसरा हानिकारक प्रभाव एयर पॉल्यूशन का एसिड रेन के रूप में, अम्लीय बारिश के रूप में देखने को मिलता है। बहुत सारे हानिकारक गैस या ग्रीन हाउस गैस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जलवाष्प के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिसे अम्लीय बारिश या एसिड रेन कहते हैं। और इस एसिड रेन का हानिकारक प्रभाव मिट्टी पर भी पड़ता है, जल पर भी पड़ता है, ऐतिहासिक इमारतों पर भी पड़ता है। तो देख लें हानिकारक प्रभाव एसिड रेन का। एसिड रेन के कारण या अम्लीय बारिश के कारण मिट्टी अम्लीय हो जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, नदी, झील, तालाब का जल भी अम्लीय हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, और प्रदूषित जल में एल्गल ब्लूम उत्पन्न होने लगते हैं। वीड्स यानी जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ की मात्रा तेज़ी से बढ़ने लगती है। जलीय स्रोत में जल की कमी होने लगती है, धीरे धीरे जलीय स्रोत दलदल में परिणत हो जाते हैं और सूखकर कालांतर में बंजर भूमि में बदल जाते हैं। एसिड रेन से ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान हो रहा है, जैसे ताजमहल संगमरमर की सफ़ेद संगमरमर से बना है। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। अम्लीय बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की जब होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रासायनिक क्रिया करता है, तो कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, जिसके कारण संगमरमर पर कैल्शियम सल्फेट का जमाव होने के कारण संगमरमर या ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला हो रहा है। मनुष्य पर उसका हानिकारक प्रभाव देख लें। वायु प्रदूषण का प्रभाव। श्वसन के समय में सभी सजीव ऑक्सीजन गैस को वायु से लेते हैं, किंतु प्रदूषित वायु होने के कारण ऑक्सीजन ग्रहण करने के समय कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रक्त में प्रवेश कर जाती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे अस्थमा, दमा, लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग, और तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। पौधे पर वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव क्या है? तो पौधे में की पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी धीमी हो जाती है, पौधे की वृद्धि कम हो जाती है, और फल और अनाज को भी नुकसान होता है। तो वायु प्रदूषण और उसका हानिकारक प्रभाव समझने के बाद अब हम लोग जल
प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन को पढ़ेंगे उसके पहले हम लोग जल का पाई चार्ट देख लें। वाटर का पाई चार्ट। पृथ्वी पर 79% भाग जल है, जिसे हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल कहते हैं। उस 79% जल में 93% जो जल है समुद्र या महासागर में पाया जाता है। यह जल नमकीन है, इसे कोई भी सजीव अपने पीने के काम में नहीं लाते हैं। शेष 7% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर या मीठा पानी जो सजीवों के लिए उपयोगी है, उसमें से 4% पानी भूगर्भीय जल या अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर के रूप में रहता है। 2.1% पानी हिमनद या ग्लेशियर के रूप में है, फ्रेश वाटर पानी। ग्रीन कलर से दिखाया गया है 0.052% पानी जो सभी सजीवों के लिए उपलब्ध है, जो नदी में, झील में, तालाब में पाया जाता है। तो पीने का पानी हमारे लिए बहुत कम है, 0.052%। और पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, सभी सजीवों के लिए ज़रूरी है। मनुष्यों में 70% वेट जो है शरीर का, वो पानी का वेट है। पेड़ पौधे भी पानी को मिट्टी से ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से पानी सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है और कहा भी गया है जल जीवन है। इसलिए जल को भी हमें प्रदूषित होने से बचाना है, उसका दुरुपयोग कम करना है और इसे संरक्षित करना है ताकि सभी जीवों का अस्तित्व बना रहे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लें जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन क्या है। तो अभी पाई चार्ट के द्वारा समझाई, पृथ्वी पर कुल जल है 79%। उस कुल जल का 93% जल जो है महासागर में, समुद्र में नमकीन जल के रूप में पाया जाता है, जो सजीवों के लिए उपयोगी नहीं है। 4.1% जल भूगर्भीय या अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर है। 2.1% पानी फ्रेश वाटर जो है हिमनद के रूप में है। और सिर्फ 0.052% मीठा पानी जो है नदी, झील, तालाब में पाया जाता है। तो पीने का पानी बहुत कम, 0.052% नदी, झील, तालाब में। इसलिए इसको प्रदूषित होने से बचाना है, इनको संरक्षित करना है। तो वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण किसे कहते हैं? पहले इसे समझ लें। मनुष्यों के द्वारा जब जल के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन किया जाता है और जिसके सेवन से कई हानिकारक बीमारियां होती है, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण का कारण क्या क्या है? कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पहला कारण घरेलू कचरा या डोमेस्टिक वेस्ट, कल कारखानों का वर्ज्य पदार्थ, खेतों का कचरा यानी रासायनिक खाद और कीटनाशक, हॉस्पिटल का कचरा सीधे जलाशय में मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा कारण है जल प्रदूषण का अम्लीय बारिश। वायु में हानिकारक गैसें, ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प से क्रिया करते हैं तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ मिट्टी पर आ जाते हैं, जिसे अम्लीय बारिश या एसिड रेन कहते हैं, जो मिट्टी और जल दोनों को प्रदूषित करता है। तीसरा कारण है विषाक्त धातु या हैवी मेटल्स। अयस्क उद्योग विषाक्त धातु को जल में मुक्त करते हैं। कुछ विषाक्त धातु जैसे मरकरी, कैडमियम, जिंक, टीन, लेड जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। चौथा कारण है उष्मीय प्रदूषण या थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट या ताप विद्युत केंद्र जल स्रोत के किनारे, नदी के किनारे स्थित है। वो अधिक गर्म जल को सीधे जलाशय में, नदी के स्रोत में मुक्त कर देते हैं, जिससे नदी के जल का तापमान बढ़ जाता है और उसमें रहने वाले जलीय जीव मर जाते हैं। पांचवा कारण जल प्रदूषण का है फ्लोराइड प्रदूषण। पंजाब, हरियाणा में सीसा उद्योग है, हाइड्रोकार्बन उद्योग है, जो जल में सीधे फ्लोराइड को मुक्त करते हैं। छठा कारण है जल प्रदूषण का आर्सेनिक प्रदूषण। बंगाल और झारखंड में भूगर्भ से आर्सेनिक निकलता है और भूगर्भीय जल में मिलकर भूगर्भीय जल को प्रदूषित कर रहा है। तो हम लोग देख लें जल प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव क्या क्या है।
पहला हानिकारक प्रभाव है यूट्रोफिकेशन। जल में डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू कचरा, कल कारखानों का वर्ज्य पदार्थ, खेतों का कचरा यानी रासायनिक खाद, कीटनाशक, हॉस्पिटल का कचरा लगातार डालते रहने से नदी में, झील में, तालाब में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और इन कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए जीवाणु जल में घुलित ऑक्सीजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे जल का BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे बहुत सारे जलीय जीव मरने लगते हैं और जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे जल में एल्गल ब्लूम हो जाते हैं। वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी जैसे वीड्स की मात्रा बढ़ जाती है। धीरे धीरे जलीय स्रोतों में जल की कमी होने लगती है और जलीय स्रोत दलदल भूमि में बदल जाते हैं। कालांतर में बंजर सूख कर बंजर भूमि में परिणत हो जाते हैं। अम्लीय बारिश या एसिड रेन के कारण भी जल प्रदूषित होता है। जल अम्लीय हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषित जल को, अम्लीय प्रदूषित जल को पीने से कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है और अम्लीयता के कारण बहुत सारे जलीय जीव मर जाते हैं और प्रदूषण होने के कारण जल में एल्गल ब्लूम, वीड्स की मात्रा बढ़ जाती है। जलीय स्रोतों में जल की कमी होने लगती है। धीरे धीरे जलीय स्रोत दलदल भूमि में बदल जाते हैं और कालांतर में सूख कर बंजर भूमि में बदल जाते हैं। हॉस्पिटल का कचरा जलाशय में डालने से जलीय स्रोत में बहुत सारे जीवाणु जन्म लेते हैं और उस प्रदूषित जल को पीने से पेचिस, टाइफाइड या जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। इसके अलावा अयस्क उद्योग जो विषाक्त धातु को जलीय स्रोत में मुक्त करते हैं, जैसे मरकरी, कैडमियम, लेड, टिन, जिंक, ये विषाक्त धातु नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये वातावरण में नष्ट नहीं होते जीवाणुओं के द्वारा। इनका जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन होता है, अर्थात इनकी मात्रा खाद्य चेन में या फूड चेन में हर स्तर में बढ़ती चली जाती है। मरकरी पॉइजन जापान में समुद्र में हुआ था। मछलियाँ मरकरी को खा गई थी और उस मछली के खाने से, उस मछली को जब मनुष्य खाए तो मनुष्य में जो बीमारी हुई, मीना माता डिजीज़, जिसमें नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो गए। इसके अलावा कैडमियम, ये भी विषाक्त धातु है। इसके कारण जो बीमारी हुई थी इताई, जिसमें किडनी फेलियर और बोन कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह से विषाक्त धातु नष्ट नहीं होते, इनकी मात्रा हर स्तर में फूड चेन में बढ़ती चली जाती है, जिसे बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट या ताप विद्युत केंद्र अधिक मात्रा में अत्यधिक गर्म जल को सीधे जलाशय में मुक्त करता है, जिससे जलीय परितंत्र नष्ट हो जाता है, वाटर इकोसिस्टम, बहुत सारे जीव जंतु मरने लगते हैं। सीसा उद्योग या हाइड्रोकार्बन उद्योग पंजाब और हरियाणा में जल में फ्लोराइड का त्याग करते हैं और उस फ्लोराइड युक्त जल का सेवन जब सजीव करते हैं तो उसमें फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिससे दांत और हड्डियां गल जाती है। बंगाल, झारखंड में भूगर्भ से आर्सेनिक निकलकर भूगर्भीय जल को प्रदूषित कर रहा है और उस जल के उपयोग से मनुष्यों में मेलानोसिस, शरीर पर जैसे धब्बा, वाइट और ब्लैक कलर का धब्बा, ट्यूमर, पैर के तलवे में गांठ, सिरोसिस यानी लीवर कैंसर, दमा, एस्थमा, स्किन कैंसर और बहुत तरह के लीवर डिजीज़ेस हो रही हैं। तो हमें अपने इस प्राकृतिक संपदा वाटर को प्रदूषित होने से बचाना है, इसका समुचित ढंग से उपयोग करना है और इनको संरक्षित करना है ताकि भविष्य में हमें मिलती रहे। अब हम लोग देख लें सॉइल पॉल्यूशन या मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगाने की क्षमता होती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ह्यूमस, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। मिट्टी बनने की क्रिया को हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं। और मिट्टी बनता कैसे है?
चट्टानों के टूटने फूटने से, जिसे वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं, और मिट्टी को चट्टान से बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और मिट्टी हमारी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे उगाने की क्षमता है और सभी सजीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। अगर मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। सॉइल पॉल्यूशन या मिट्टी प्रदूषण किसे कहते हैं? तो जब मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में मनुष्यों के द्वारा अवांछनीय परिवर्तन किया जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, जिसे सॉइल पॉल्यूशन या मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। क्या क्या कारण है सॉइल पॉल्यूशन का, इसको सीख लें। कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। पहला कारण है बायोमेडिकल वेस्ट या चिकित्सीय कचरा, जैसे सिरिंज, रुई, मृत शरीर, अवशिष्ट पदार्थ, हॉस्पिटल का कचरा को मिट्टी में दबा देना, जिससे बहुत सारे हानिकारक जीवाणु जन्म लेते हैं। दूसरा कारण है मिट्टी प्रदूषण का अम्लीय बारिश। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वायुमंडल में बनते हैं और वर्षा के जल के साथ मिट्टी में आ जाते हैं, जिससे मिट्टी प्रदूषित हो रही है। तीसरा कारण है अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग, जो थोड़े समय के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, किंतु लगातार उपयोग से धीरे धीरे मिट्टी अम्लीय हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट होने लगती है, मिट्टी बंजर भूमि में बदल जाती है। रासायनिक खाद का उदाहरण जैसे अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट, यूरिया। चौथा कारण है मिट्टी प्रदूषण का ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई या इरिगेशन। कीटनाशक का उपयोग फसलों को कीट से बचाने के लिए, जैसे DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, टेट्राक्लोरोइथेन और 2,4-D। ये प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन के आधार पर बनाया गया कृत्रिम हार्मोन है। इसका पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड, जो एक बीजपत्री फसलों को के बीच में उगे हुए द्विबीजपत्री खरपतवार या वीड्स को नष्ट करता है। ये सब कारण है मृदा प्रदूषण के। अब मिट्टी प्रदूषण का क्या प्रभाव है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अगर हॉस्पिटल के कचरे को मिट्टी में दबा दिया जाता है तो बहुत तरह के जीवाणु जन्म लेते हैं, जैसे कॉलेरा का जीवाणु वाइब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड का जीवाणु साल्मोनेला टाइफोसा, पेचिस का जीवाणु एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और जिससे कॉलेरा, टाइफाइड और पेचिस जैसी बीमारियां फैलती है। इसके अलावा अनाज और फलों को भी नुकसान होता है, और इन कचड़ों से निकलने वाला सड़ान, जिसमें हानिकारक गैस होती है, जो वायु को भी प्रदूषित करती है, और ये जल को भी प्रदूषित कर रही है। अम्लीय बारिश के कारण मिट्टी अम्लीय हो जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद, नाइट्रोजन युक्त खाद, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, ये भी मिट्टी को अम्लीय करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हैं और धीरे धीरे मिट्टी बंजर भूमि में बदल जाती है, पेड़ पौधे उगाने की क्षमता कम हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करने से मिट्टी का लवणीकरण हो जाता है, मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। कीटनाशक पदार्थ कीटों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे DDT, 2,4-D वीड्स को, हानिकारक खरपतवार को नष्ट करने के लिए। किंतु ये कीटनाशक जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, ये वातावरण में नष्ट नहीं होते और इसका परिमाण हर स्तर में, फूड चेन के हर स्तर में बढ़ता चला जाता है, जिसे बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। और कीटनाशक से मिट्टी भी प्रदूषित होती है और उर्वरा शक्ति भी मिट्टी की नष्ट होती है, खाद्य पदार्थ भी प्रदूषित होते हैं और कई बीमारियां, कॉलेरा, टाइफाइड, ज्वर जैसी बीमारियां होती हैं। बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन को थोड़ा समझ लें। अगर वाटर में DDT 0.003 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब DDT की सांद्रता वाटर में बहुत कम है। जलीय इकोसिस्टम है, किस तरह से DDT का परिमाण हर स्तर में बढ़ता जाता है। तो वाटर को ग्रहण करने वाला जू प्लैंकटन यानी जलीय पौधा जब DDT को ग्रहण कर रहा है पानी से, तो उसमें DDT का परिमाण बढ़ जा रहा है,
0.04 पार्ट्स पर मिलियन। जू प्लैंकटन यानी तैरने वाले पौधे को जल में जब छोटी मछलियाँ खाती है तो उसके शरीर में DDT का परिमाण 0.5 ppm। स्मॉल फिश को जब बड़ी मछली खाती है तो बड़ी मछली के शरीर में DDT का परिमाण और बढ़ जाता है 2 ppm। और बड़ी मछली को फिश ईटिंग बर्ड या कोई चिड़िया जो मछली खाती है जब उनके शरीर में DDT और भी अधिक मात्रा में जमा हो जाता है 5 ppm, 5 पार्ट्स पर मिलियन। इस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जैव आवर्धन होता है। हर खाद्य श्रृंखला के हर स्तर में इसका परिमाण बढ़ता जा रहा है। मरकरी पॉइजनिंग जापान में हुआ था, जिससे पूरे समुद्र के जल में मरकरी आ गया था, जिसे फिश खाई थी। और उस फिश को जब मनुष्यों ने खाया तो मनुष्यों में एक बीमारी हुई जिसे मीना-माता डिजीज़ कहते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम खराब हो गया, तंत्रिका तंत्र खराब हो गई, स्किन प्रॉब्लम हुए। इसके अलावा कैडमियम पॉइजनिंग से समुद्र के जल में कैडमियम अधिक मात्रा में हो गया। कैडमियम आता है गोल्ड माइन से, और कैडमियम पॉइजनिंग के कारण जो बीमारी हुई मनुष्यों में, उस बीमारी को इताई इताई कहते हैं। और कैडमियम पॉइजनिंग के कारण मनुष्य में इताई इताई डिजीज़ हुई, जिसमें किडनी की समस्या दिखाई दी और बोन कमज़ोर होने लगे, अस्थियां कमज़ोर होने लगी। अब हम लोग देख लें साउंड पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। तो जब ध्वनि की सीमा हमारे कानों के सुनने की सीमा से अधिक होती है, ग्रेटर देन 85 डेसिबल, उसे ध्वनि प्रदूषण या साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। डेसिबल क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। डेसिबल को स्मॉल b से लिखते हैं। फुसफुसाहट यानी विस्परिंग साउंड के सुनने की सीमा है 20 डेसिबल हमारे कान की। और 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर कहते हैं। और 85 से 150 डेसिबल की ध्वनि में लगातार रहने से परेशानी होती है, कष्ट होता है और दर्द होता है। ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? कॉजेज ऑफ साउंड पॉल्यूशन: जेट हवाई जहाज की गर्जन, लाउड स्पीकर की आवाज़, मोटर की हॉर्न, रेडियो के तीव्र आवाज़ में सुनना, उद्योगों में मशीनों की आवाज़, बैंड बाजा की आवाज़, ये सब आवाज़ ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव या इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन: मनुष्यों में रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तंत्रिका तंत्र पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, श्रवण शक्ति कम हो जाती है। लगातार 150 डेसिबल ध्वनि में रहने से अस्थायी बहरापन या डेफनेस तक भी हो सकता है। घबराहट होती है, नींद का ना आना, मानसिक समस्या, इरिटेशन यानी खिन्नता, झुंझलाहट बढ़ती है। कभी कभी अत्यधिक ध्वनि दुर्घटना का कारण भी बनती है, क्योंकि तीव्र आवाज़ में उद्योग में ठीक से निर्देश सुनाई नहीं देता और दुर्घटना घट जाती है। जंगली जीव जंतु की दैनिक क्रिया भी बाधित होती है और उनके प्रजनन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देख लें इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। किस तरह से मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या वातावरण को प्रभावित कर रही है। तो विश्व की कुल जनसंख्या 2011 में 7 बिलियन यानी 700 करोड़ थी, और हमारे देश की जनसंख्या 1.31 बिलियन यानी 131 करोड़। और हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा बड़ा देश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अभी चाइना है। किंतु अगर हमारे देश की भी जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो 2025 तक भारत विश्व में पहला अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम इन एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को बहुत तरह से नुकसान पहुंचा रही है। कैसे? इसको हम लोग डिस्कस करते हैं निम्न पॉइंट से। पहला, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अति दोहन। अधिक जनसंख्या अधिक मात्रा में प्राकृतिक संपदा को उपयोग में ला रही है। मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे का अधिक उपयोग करते हैं खेती के लिए, उद्योग के लिए, शहरीकरण के लिए, यातायात के लिए। दूसरा नुकसान है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन की कमी। प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक उपयोग बढ़ती जनसंख्या के द्वारा यातायात के लिए, उद्योग के लिए, खेती के लिए, शहरीकरण के लिए, जिससे वो लोग अनियंत्रित जंगल की कटाई कर रहे हैं, प्राणी का वास स्थान नष्ट हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहे हैं,
मिट्टी का कटाव हो रहा है, सॉइल इरोजन। मिट्टी की ऊपरी परत वायु और जल के साथ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जा रही है। मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों में कमी होती जा रही है। तीसरा हानिकारक प्रभाव, डिप्लीशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड एयर, पानी, स्वच्छ पानी और वायु की कमी। पेड़ों की अनियंत्रित कटाई। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ों की जड़ें जल को अवशोषित करती है, जल के स्तर को बढ़ाती है। पेड़ तापमान को नियंत्रित करते हैं, बारिश कराते हैं, हानिकारक गैस को अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, वायु को स्वच्छ रखते हैं। तो पेड़ों के अनियंत्रित कटाई से वायु प्रदूषित हो रहा है, जिससे स्वच्छ वायु की कमी हो रही है। और साथ में पेड़ बारिश भी कराते हैं, तो स्वच्छ जल की कमी भी हो रही है पेड़ के ना रहने से। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या द्वारा स्वच्छ जल का अधिक उपयोग और उपयोग के साथ साथ घर, हॉस्पिटल और कारखानों का कचरा भी सीधे जलाशय में डाल देना, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। खेत के अवशिष्ट, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक भी जल में अत्यधिक मात्रा में डाल देना, इससे भी जल प्रदूषित हो रहा है और पीने के पानी की कमी हो रही है। और यातायात से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला धुआं, कल कारखानों का धुआं भी वायु को प्रदूषित कर रहा है और स्वच्छ पानी और वायु की कमी हो रही है। चौथा, डिफॉरेस्टेशन या वनों का विनाश। यातायात के लिए, खेती के लिए, शहरीकरण के लिए, आवास के लिए, उद्योग के लिए मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या लगातार वनों की कटाई कर रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैस वायु में बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण वायुमंडल का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूगर्भीय जल की कमी हो रही है, प्राणियों के वासस्थान भी नष्ट हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो भविष्य में हिमनद भी पिघलने लगेंगे, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा और समुद्र के किनारे का पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा। नेक्स्ट हानिकारक प्रभाव, बढ़ती जनसंख्या का लॉस ऑफ इकोसिस्टम या परितंत्र का विनाश। प्रदूषित जल होने से जल में रहने वाले जीव मर जाएंगे। पारा प्रदूषण जल में होने से मनुष्यों में मीना माता बीमारी, जिसमें तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाते हैं, दृष्टि और सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसके अलावा कैडमियम की मात्रा जल में बढ़ जाने से इताई बीमारी, जिसमें मनुष्यों का किडनी फेलियर हो रहा है। और हानिकारक प्रभाव बढ़ती जनसंख्या से ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता, कल कारखानों का धुआं, जीवाश्म दहन, ज्वालामुखी का फटना, यातायात, रासायनिक कचड़े के धुएं में हानिकारक गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह हानिकारक गैसें मिलकर वायु को प्रदूषित कर रही है। इन हानिकारक गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर चादर या शील्ड का निर्माण करती है, जो पृथ्वी पर सौर ऊर्जा को आने तो देती है मगर उसे वापस जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन, कहीं पर सूखा, कहीं पर बाढ़, तापमान अधिक हो रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और भविष्य में समुद्र के किनारे के शहर डूब जाएंगे। कई बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। लास्ट हानिकारक प्रभाव, दलदली भूमि की क्षति, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड क्या है? यहाँ पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ पाई जाती है, तो मनुष्य आवास के लिए वेटलैंड को भी भरकर आवास का निर्माण कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे भी नष्ट हो रहे हैं। और वेटलैंड को कूड़े कचरे से भरे जाने के कारण उस जगह की मिट्टी प्रदूषित हो रही है, भूगर्भीय जल प्रदूषित हो रहे हैं, पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है, खाद्य समस्या और बहुत सारी बीमारियां जैसे श्वास रोग और त्वचा रोग उत्पन्न होता है। तो इस तरह से बढ़ते जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित कर रही है और मनुष्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तो लास्ट टॉपिक, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। वायु प्रदूषित होगी, जल प्रदूषित होगा, प्रदूषित मिट्टी होगी, तो उसको सजीव उपयोग करेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां होगी? तो प्रदूषित वायु के कारण जो बीमारियां हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े का कैंसर यानी लंग कैंसर। प्रदूषित जल के पीने से जो बीमारियां हैं, टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, पेचिस,
टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु साल्मोनेला टाइफोसा, कॉलेरा उत्पन्न करने वाले जीवाणु विब्रियो कॉलेरी, जॉन्डिस हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। टाइफाइड को आंतरिक ज्वर कहते हैं, ये आंत को इन्फेक्ट करता है। कॉलेरा में डिहाइड्रेशन हो जाता है, एक्सेस वोमिट और जल के रूप में मल का शरीर से बाहर निकलना। जॉन्डिस लीवर को इन्फेक्ट करता है। पेचिस में आंत में दर्द और साथ में मल के साथ खून का आना। प्रदूषित मिट्टी में भी बहुत तरह के जीवाणु जन्म लेते हैं, जैसे विब्रियो कॉलेरी जिससे कॉलेरा होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जिससे पेचिस हो रहा है, साल्मोनेला टाइफोसा जिससे टाइफाइड होता है। और इसके अलावा मिट्टी प्रदूषित होती है कीटनाशक पदार्थ से, डीडीटी और कृत्रिम हार्मोन 2,4-D जो वीट को नष्ट करती है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं और ये वातावरण में नष्ट नहीं होते और ये इनका स्तर और इनका परिमाण हर खाद्य स्तर में, खाद्य श्रृंखला में बढ़ता चला जाता है, जिसे बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। तो हम लोग देख लें वायु प्रदूषण से फेफड़े से संबंधित कौन कौन सी बीमारी हो रही है। लंग डिजीज़ पहला है दमा या अस्थमा। अस्थमा का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, वायु में उपस्थित हानिकारक गैस, धूल कण, परागकण, कवक, गंधयुक्त रसायन। और अस्थमा का लक्षण या सिम्टम क्या है? श्वसन संबंधी बीमारी है, इसमें श्वास लेने में कष्ट होता है। श्वास नली फेफड़े में प्रवेश करने से पहले 2 शाखा में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं, और ब्रोंकस की शाखा को ब्रोंकियोल कहते हैं। तो ब्रोंकस और ब्रोंकियोल में भी सूजन आ जाता है, खांसी होती है, सांस लेते समय में घर घर की आवाज़ आती है, छाती में जकड़न होता है। ब्रोंकाइटिस इसका कारण है वायु प्रदूषण, हानिकारक गैस, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का धुआं। लक्षण सिम्टम श्वास नली में सूजन, कफ, सीने में जकड़न। तीसरी वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी फेफड़े का कैंसर। इसका कारण है कार्सिनोजेन, ऐसे पदार्थ, प्रदूषक पदार्थ जो कैंसर का कारण बनते हैं, जैसे कीटनाशक, रेडियोधर्मी पदार्थ, अल्ट्रावायलेट किरण, एक्सरे, बीड़ी और सिगरेट का धुआं, भोजन में अफ्लाटॉक्सिन और धूम्रपान, स्मोकिंग से मुंह और गले का कैंसर होता है। फेफड़े के कैंसर का लक्षण क्या है? तो कैंसर मतलब होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। एक समान कोशिका का समूह एक जगह बन जाता है, जिसे कैलस या ट्यूमर कहते हैं। जब तक वो कैलस या ट्यूमर एक अंग में स्थिर रहता है तो उसे बेंजियन ट्यूमर कहते हैं। और फिर बेंजियन ट्यूमर का एक अनियंत्रित कोशिका रक्त के द्वारा अगर किसी दूसरे अंग में पहुंच जाता है और वहाँ पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन शुरू करता है तो दूसरे अंग में भी कैंसर हो जाता है, जिसे मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रदूषण, उसका हानिकारक प्रभाव, फेफड़े से संबंधित बीमारी को डिस्कस कर दी। सुनने से होप समझ में आ जाएगा। अब बाकी नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।